नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट जतारन में। दोस्तों, आपको पता है कि सप्ताह में एक वीडियो मैं लेकर आता हूं आपके लिए हिंदी व्याकरण का। तो हिंदी व्याकरण में जो अभी हमारी सीरीज चल रही है वो चल रही है उपसर्ग, और आज हमारा टॉपिक उपसर्ग कंप्लीट हो जाएगा। आज हम लास्ट में तक इसको कंप्लीट कर लेंगे कि हम जान लेंगे कि उपसर्ग के क्वेश्चन कैसे बनते हैं एग्जाम में और किन किन बातों का हमें मोस्टली ध्यान रखना है। इसके बाद में यदि दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा या बुरा लगा, कैसा लगा, आप हमें कमेंट जरूर करें। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो में कौन सी बात आपको अच्छा लगी हमें कमेंट मेंशन जरूर करें, और यदि वीडियो आपको अच्छा नहीं भी लगा हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि हम इसमें सुधार कर सकें। आपका एक कमेंट हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे जरूर शेयर करें और अधिक लोगों तक इसे पहुंचाएं। और नेक्स्ट टॉपिक हम कौन सा लें इस उपसर्ग के बाद में हिंदी व्याकरण का, वो आप हमें सजेस्ट करें कमेंट में। आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होगा उसको लेंगे और उससे रिलेटेड हम सारी डिटेल जानेंगे कि एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं और कहाँ कहाँ हम गलतियां करके आते हैं नॉर्मली उस टॉपिक में। ये सब हम हिंदी व्याकरण में सीखेंगे। तो बने रहे हमारे साथ और आज का हमारा वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा उपसर्ग, हमने 14 उपसर्ग पढ़ लिए। आज हम शुरू करेंगे 15वें उपसर्ग से। ये संस्कृत के उपसर्ग हैं जो हिंदी व्याकरण में पूछे जाते हैं और इनमें जिनमें हम ज्यादातर हमारे चांस रहते हैं गलतियां करने के। तो चलते हैं हमारे व्हाइट बोर्ड की ओर। पिछले वीडियो में हमने 14 उपसर्ग पढ़े थे। आज हमारा उपसर्ग है 15वां उपसर्ग। उपसर्ग का नाम है प्र उपसर्ग में जैसे एक तो छोटे शब्दों का ध्यान रखना हमें, जैसे प्रकीर्ण, प्रकृति, प्रखर। प्रखर ये ऐसे लगते हैं जहां हमें ऐसा आता है कि इसमें कई बार क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें कोई उपसर्ग नहीं है। ऐसे छोटे शब्दों का हमें ध्यान रखना है, जैसे प्रभु, इसमें प्र उपसर्ग है, प्रमाद, प्रसव। और उसके बाद में जो हमें ध्यान रखना है वो ध्यान रखना हमें जहाँ संधि हो रही है, जैसे प्रार्थी, प्रार्थी में प्रा है तो प्र और अर्थी दीर्घ संधि हो रही है। प्राचार्य, प्र और आचार्य दीर्घ संधि हो रही है। मोस्टली जो ध्यान रखना है वो इनमें है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है हमारे लिए, ये ध्यान रखने वाले। जैसे प्रेषक में उपसर्ग पूछे तो कौन सा उपसर्ग है? प्र धन ईशक, कौन सी संधि हो रही है? गुण संधि। प्रोज्वल, प्रोज्वल में दो उपसर्ग है, एक तो प्र उपसर्ग और एक उद उपसर्ग है, और दोनों उपसर्ग मिलकर यहाँ संधि हो रही है, यहाँ तो गुण संधि हो रही है, यहाँ व्यंजन संधि हो रही है, और शब्द क्या बन रहा है? प्रोज्वल। यदि हमें पूछे कि उसमें कितने उपसर्ग हैं? दो उपसर्ग हैं। कौन कौन से? प्र और उद। प्रोत्साहन में कौन सा उपसर्ग है? प्र उपसर्ग है, उद उपसर्ग है और शाहन शब्द है। ये हमें ध्यान रखना है। अगला हमारा उपसर्ग है 16वां उपसर्ग है दुरुपसर्ग। दुरुपसर्ग कहाँ प्रयोग होता है? कठिन के लिए, बुरा और विपरीत, इन अर्थ के लिए प्रयोग होता है। इससे जैसे सिंपल शब्द बनते हैं दुर्गंध, दुर्दशा, दुर्योधन। इनमें हमें ध्यान रखना है कि जो आधा र, ये दुरुपसर्ग में जो र है वो हलंत है, आधा है। जो आधा र होता है उसको रेफर करते हैं, ऊपर र, ये रेफर कर रहा होता है। और जो ध्यान रखना हमें, जैसे यहाँ पर दुरंत में हमें उपसर्ग पूछ लें तो यहाँ ये ध्यान रखना, यहाँ हमें दुर पूरा नहीं करना है, यहाँ हमें दूर पूरा नहीं करना है। दूर क्या है? हलंत है, और इसमें पीछे क्या है? अंत शब्द में अस्वर है, इसीलिए ये पूरा हो गया। अब हमारा शब्द है जैसे दुराशा, वहां पे दुर्धन आशा, र हलंत होगा और पीछे जो स्वर है इसी के कारण यहाँ पर क्या है? ये पूरा आ रहा है। अब जो मोस्टली इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ देखो उपसर्ग, दुर उपसर्ग के अंदर ऊ की मात्रा छोटी है लेकिन यहाँ शब्द के अंदर बड़ी आ रही है। क्यों आ रही है? तो यहाँ पर दुर्धन रम्य विसर्ग संधि हो रही है। यदि विसर्ग संधि के इस नियम के बारे में आपको नहीं पता है कि ई का ई और ऊ का ऊ कब होता है, ये आपको नहीं पता है, तो आप इसको हमारे जो ऊपर आपको डिस्प्ले पे लिंक आई बटन दिख रहा होगा उसमें विसर्ग संधि का लिंक है, आप जाकर हमारे विसर्ग संधि के सारे नियम देख सकते हो। बहुत इजी तरीके से समझा रखे हैं। तो यहाँ ऊ का छोटा ऊ कैसे हो रहा है या हश्व ऊ का दीर्घ ऊ कैसे हो रहा है, वो विसर्ग संधि का नियम लग रहा है कि विसर्ग के बाद में र हो तो विसर्ग का र बनता है, र का लोप हो जाता है, ऊ की मात्रा दीर्घ हो जाती है। तो इसीलिए यदि आपको पूछे दुरम्य में उपसर्ग, तो दुरम्य में दुर उपसर्ग नहीं है, दुरम्य में दुर उपसर्ग ये है जिसमें ऊ की मात्रा क्या है? छोटी है। ये हमें ध्यान रखना है, ये वाला यदि करोगे तो गलत होगा। तो यहाँ छोटे ऊ का बड़ा ऊ कैसे बन रहा है ये आप हमारे विसर्ग संधि के लिंक में जाके देख सकते हो। दुराज, दुराज में भी दुर उपसर्ग और राज शब्द है। अगला हमारा उपसर्ग है 17वां उपसर्ग निर उपसर्ग। कहाँ प्रयोग होता है? बड़ा का अर्थ में, विशेष के अर्थ में, निषेधात्मक अर्थ में। अब निर में भी ध्यान ये रखना है कि इसमें भी क्या होता है? र हलंत होता है, और र हलंत होता है इसी कारण आधा र कहाँ होता है? रेफर होता है, ऊपर चला जाता है। निर्गुण, निर्जल, निर्मम, इनमें तो हमें ऊपर के र का ध्यान रखना है कि ये इसके साथ में है उपसर्ग में। और यहाँ पर जैसे ये पूरा दिख रहा है निरंकुश में, वही ध्यान रखना है कि ये जो पूरा दिख रहा है तो उपसर्ग के अंदर र हलंत ही रहता है। तो पीछे क्या शब्द बचा? पीछे शब्द बचा अंकुश। और ऐसे हमें ध्यान रखना है निरंजन, निरभ्र। निरभ्र मोस्ट इंपोर्टेंट है, काफी एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है निरभ्र, ये काफी एग्जाम में पूछा गया है। और इसके बाद में यदि हम देखें शब्द निरंतर, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि इसमें ई की मात्रा बड़ी कैसे हो गई, यहाँ तो क्या है? छोटी है। तो हमें ध्यान रखना, अभी हम आपको पूछे निरंतर में उपसर्ग तो आपको ये निर नहीं करना है, ये क्या है? ये गलत है। उपसर्ग कौन सा है? निर। लेकिन यहाँ तो मैंने बड़ी लगाई है, तो ये विसर्ग संधि का नियम लग रहा है। इसमें कौन सी संधि का नियम लग रहा है? विसर्ग संधि का। विसर्ग संधि का यदि नियम आपको नहीं पता है
तो ऊपर जो आई बटन दिख रहा है उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको विसर्ग संधि का लिंक मिल जाएगा वीडियो, जिसमें हमने स्पष्ट बता रखा है बहुत अच्छे तरीके से कि ये ई की मात्रा दीर्घ कैसे हो जाती है, ऊ की मात्रा बड़ी कैसे होती है विसर्ग संधि का नियम में, तो वो आप जरूर देख लेना। तो अब हमें यह ध्यान रखना है कि निर के अंदर ई की मात्रा उपसर्ग में क्या होती है, छोटी होती है, तो निर उपसर्ग होता है, ये हमें ध्यान रखना है। निर नहीं होता है, ये वाला होता है। तो इसमें क्या है, निर्धन रंध्र, ऐसे कैसे नीरज निर्धन रज, और ऐसे कैसे निरोग निर्धन रोग। यदि हम ऐसे निरोग लिखते हैं तो वो निरोग क्या है, अशुद्ध है, उसमें संधि का नियम नहीं लगता है, ये क्या है, गलत है। सही मात्रा होती है वो दीर्घ होती है, क्यों, क्योंकि यहाँ विसर्ग संधि का नियम लग रहा है। उपसर्ग यदि आपको पूछे कि निरोग में उपसर्ग कौन सा है, तो निर उपसर्ग मात्रा क्या है, छोटी मात्रा, ये हमें ध्यान रखना है। अगला हमारा उपसर्ग है 18वां उपसर्ग दुस उपसर्ग, और यहाँ नीचे 19वां उपसर्ग है निस उपसर्ग। दोनों में क्या बन रहा है, स पीछे श आ रहा है, स दोनों में हलंत है, इस बात का ध्यान रखना। और ये जो दोनों स बन रहे हैं ये विसर्ग के स बनते हैं, विसर्ग संधि के अंदर विसर्ग के स बनने का नियम है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ स बनता है, तो ये हमें ध्यान रखना है। अब ये दुस उपसर्ग कहाँ प्रयोग होता है, कठिन के लिए, बुरे के लिए, विपरीत के लिए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको लग रहा होगा कि ये यूजफुल नहीं है, लेकिन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बुरा के अर्थ में कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया जाता है, दुस उपसर्ग, प्र उपसर्ग, ऐसे पूछ लिया जाता है। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि उपसर्ग जो है वो किस अर्थ में प्रयोग होता है, इसका भी ध्यान रखना है। अब जैसे इससे सिंपल शब्द बनते हैं दुस्तर और दुस्सह, इसमें तो हमें स देखते ही पहचान जाएंगे, लेकिन जैसे दुस्शासन में श क्या हो गया, तालव्य श हो गया। शब्दों का वर्णों का उच्चारण में हमें ध्यान रखना है, ये श है, ये दंत्य श और ये तालव्य श है। तो अब ये तालव्य श कैसे आ गया, तो हम एग्जाम में गलती क्या करते हैं, एग्जाम में गलती ये करते हैं कि यहाँ तो हम पहचान लेते हैं कि दुष, लेकिन यहाँ हम ये कर देते हैं कि दु उपसर्ग, दु नहीं है, इसमें भी क्या है, दुस उपसर्ग ही है। लेकिन जो संधि का नियम है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि स होता है, ये वाला दंत्य श तालव्य श में बदल जाता है, लेकिन श ही रहेगा, यहाँ पर दुस उपसर्ग ही रहेगा, ध्यान रखना, दु उपसर्ग मत कर देना, ये क्या होता है, गलत होता है। ऐसे कैसे शब्द दुष्कर, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ ये जो बन रहा है मूर्धन्य श, ये श इसी के स्थान पर बन रहा है, तो यदि उपसर्ग पूछे दुष्कर में उपसर्ग कौन सा है, तो दुस उपसर्ग होगा, ये ध्यान रखना है, हमें कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसे कैसे निस उपसर्ग बड़ा, विशेष और विपरीत के अर्थ में प्रयोग होता है। शब्द जैसे निस्तारण, निस्तेज, ये सिंपल शब्द हम पढ़ के पहचान जाएंगे, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ संधि का नियम लग रहा है। श का क्या बन रहा है, संधि के कारण, पीछे च होने के कारण तालव्य श बन रहा है। यहाँ निष्काम विसर्ग संधि का नियम लगकर इसी स का क्या बन रहा है, मूर्धन्य श बन रहा है। यदि हमें उपसर्ग का पूछे तो हमें इसमें भी कौन सा उपसर्ग है, निस उपसर्ग है, और इसमें भी कौन सा उपसर्ग है, निस उपसर्ग है। हमें इस चीज का क्या रखना है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा उपसर्ग है उद उपसर्ग। उद उपसर्ग में भी ध्यान रखना है, द क्या है, हलंत है। उद प्रयोग कहाँ होता है, ऊपर के लिए, श्रेष्ठ के लिए। जैसे शब्द है, सिंपल शब्द है, उद्घाटन, उद्घोष, उद्दंड, इनमें तो हमें देखते ही पहचान जाएंगे। लेकिन आगे जो शब्द है जैसे उत्कंठा, उत्थान, अब इनमें क्या हो रहा है, इनमें संधि हो रही है, व्यंजन संधि। द के स्थान पर त बन रहा है, क्योंकि सामने पहला वर्ण या दूसरा वर्ण है, इसीलिए। तो यदि आपको ये संधि के नियम नहीं पता तो आप हमारे ऊपर आई बटन में बार बार बोल रहा हूँ, हमारे संधि के वीडियो बना रखे हैं डिटेल में, आप वहां जाकर देख सकते हैं कि ये क्यों बन रहा है, यहाँ द के स्थान पर त कैसे आया, वो संधि के नियम में समझा रखा है। लेकिन यदि हमें उपसर्ग पूछे तो उत्कंठा में कौन सा उपसर्ग है, उद उपसर्ग है, हमें इस बात का ध्यान रखना है। जैसे कैसे शब्द है उत्पन्न और उत्साह, इनमें भी उपसर्ग कौन सा है, उद उपसर्ग, ये हमें ध्यान रखना है। अब जैसे ये मोस्ट इंपोर्टेंट जो शब्द है वो शब्द ये है उच्छिष्ट। अब उच्छिष्ट में शब्द तो क्या आ रहा है, यहाँ उच्च आ रहा है, क्या आ रहा है, उच्च। लेकिन उपसर्ग पूछे तो इसमें क्या है, उपसर्ग उद होगा, तो यहाँ उच्च कैसे हो गया, तो ये व्यंजन संधि का नियम लगता है कि त द के बाद में च छ हो तो त द के स्थान पर च बन जाता है। यदि आपको नहीं देखा तो हमारे संधि के वीडियो देख लेना, उच्छेद, उद्दन, छेद। ऐसे कैसे यदि पूछ ले उज्ज्वल में उपसर्ग कौन सा है, वहाँ ऑप्शन में लिखा हुआ आएगा उज उपसर्ग, उद उपसर्ग, तो वहां पर उद उपसर्ग से होगा, उज नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर संधि का नियम लग रहा है, द के स्थान पर ज बन जाता है। मूल रूप से इसका संधि विच्छेद होगा उद्दन झल, और इसमें उपसर्ग कौन सा है, उद उपसर्ग है। ऐसे कैसे उड्डयन में उपसर्ग कौन सा है, उद उपसर्ग है, डयन शब्द है। उल्लेख में उपसर्ग कौन सा है, उद उपसर्ग है, और लेख शब्द है, ये हमें ध्यान रखना है। उपसर्ग 21वां उपसर्ग सम उपसर्ग। सम कहाँ प्रयोग होता है, अच्छी तरह के लिए, शुद्ध के लिए, पूर्ण के लिए, साथ के लिए। अब जैसे ये सिंपल शब्द है समग्र, यहाँ म पूरा दिख रहा है, लेकिन यहाँ ध्यान रखना सम उपसर्ग में म हलंत रहता है, तो यहाँ पर क्या हुआ, पीछे स्वर है, इसीलिए ये पूरा हो गया। ऐसे कैसे समन्वय, समन्वय में एक से अधिक उपसर्ग है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ऐसा कौन सा उपसर्ग है, ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें एक से अधिक उपसर्ग प्रयोग हुए, तो ऐसे शब्दों का भी ध्यान रखना है। इसमें दो उपसर्ग है, सम और अनु उपसर्ग है, शब्द है समर्थ, सम, धन, अर्थ। अब यहाँ ध्यान रखना है शंकर, यहाँ म नहीं है, लेकिन उपसर्ग पूछे तो उपसर्ग कौन सा होगा, सम होगा। क्यों, म कहाँ चला गया, म का क्या बन गया, अनुस्वार बन गया, बिंदी लग गई, ये हमें ध्यान रखना है। जैसे संगत, संज्ञा, संदेह, संपर्क, इन सब में म नहीं दिख रहा है, म क्या बन गया, म की ये बिंदी बन गई, हमें ध्यान रखना है।
वापस जब विच्छेद करेंगे तो ये बिंदी का क्या बन जाएगा, म बन जाएगा अनुस्वार का। संपूर्ण में भी अब जैसे शब्द है संन्यास, संन्यास में क्या हो रहा है, सम धन नी धन आस, एक तो इसका ध्यान रखना है एक से अधिक उपसर्ग प्रयोग होते हैं, और एक इसमें ये ध्यान रखना है कि म के स्थान पर न बन जाता है संधि के नियम के अकॉर्डिंग। अगला हमारा लास्ट उपसर्ग है संस्कृत का 22वां उपसर्ग है परा, विपरीत, पीछे और अधिक के अर्थ में ये प्रयोग होता है। शब्द इसके सिंपल बनते हैं, पराकाष्ठा, पराक्रम, पराभव, परास्त। इसमें आगे देख के आप पहचान जाओगे कि परा उपसर्ग है। ये हमारे हो गए उपसर्ग। यदि आप आगे और हिंदी का हम नेक्स्ट टॉपिक कौन सा लें, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे और उसमें हिंदी व्याकरण के बारे में उसके फैक्ट जानेंगे और जानेंगे कि कॉम्पिटिशन में इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।